अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट डे के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 का टॉपिक देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में हम कहते हैं कि अगर हमें पता चल जाए हीट और वर्क किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो हम लोग डिफरेंट लॉज पढ़ सकते हैं फिजिक्स लॉ थर्मोडायनामिक्स के। तो आज हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास कहते हैं व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम देयर एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। जब भी आप किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हो तो दो कामों में वो यूज़ होती है। एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जाती है। वो ये बात कर रहा है कि एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और कुछ जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही होती है प्रेशर को इंक्रीज करने में, या फिर हम कहते हैं स्टेट चेंज करने में, मतलब वर्क करने में। तो जितना आप कह लें कि हमारे पास हीट एनर्जी देंगे, उसका कुछ पार्ट तो जाता है आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, या तो उसका टेम्परेचर राइज हो सकता है, राइज होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, या प्रेशर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। और उसी टाइम पे अगर गैस को एक्सपैंड करने के लिए आप टाइम मतलब अलो कर दें कि अगर आप उसका पिस्टन मूवेबल कर ले, तो गैस जो है वो एक्सपैंड भी कर सकती है, वो वर्क भी करेगी। तो आपके पास हम कह सकते हैं जितनी आप हीट एनर्जी देते हैं किसी भी सिस्टम को, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होती है U1 टू U2 से। बच्चे इंटरनल एनर्जी को ना कैपिटल U से लिखा जाता है। अगर स्टार्टिंग में उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी U1 थी, तो अगर आप हीट एनर्जी देते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होकर U2 में हो जाती है, और साथ में वो कुछ वर्क कर रही होती है। तो आप जितनी हीट एनर्जी देते हैं वो या तो एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करवा रही होती है, और दूसरा उसके ऊपर वर्क हो रहा होता है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आता है, आप फाइनल में से माइनस कर लेना इनिशियल को, तो टोटल बता देगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बड़ी है, साथ में कितना वर्क हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि सपोज करें आपके पास ये कंटेनर था जिसमें ये पिस्टन, पिस्टन का मतलब होता है बच्चे ढक्कन जो मूव कवर ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे गैस इनिशियली इनक्लोज थी, तो इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी। आपने इसमें हीट एनर्जी जो है वो एंटर करवाई, आपने हीट एनर्जी दी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी इंटरनल एनर्जी पहले तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन हीट एनर्जी देने की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये पिस्टन मूव कर सकता हुआ तो ये पार्टिकल्स बार बार जाकर पिस्टन के साथ भी कोलाइड करेंगे, तो पिस्टन भी थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जो आपने हीट एनर्जी दी है वो दो कामों में इस्तेमाल हो रही है। एक तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। दूसरा, यहाँ पे बार बार क्लियन की वजह से जो पिस्टन है वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो थोड़ा सा वर्क भी होगा। वर्क हमने कहा था कि अगर कोई गैस एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड का मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई वर्क होता है, और इस तरह के वर्क को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। ठीक है, तो दो हिस्सों में, दो कह लें फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है। एक तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा हमारे पास वर्क करवाने में। तो वह यहाँ पे यही कह रहा है कि आप जितनी हीट एनर्जी देते हैं वो दो कामों में यूटिलाइज होती है। एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करवाई जा रही होती है, मतलब बढ़ाई जा रही होती है, दूसरा वर्क करवाया जा रहा होता है। जो यहाँ पे इनिशियली मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी ना यहाँ पे, तो उसको U1 बोल देंगे। जैसे हीट एनर्जी देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बढ़ के U2 होगी। तो कितना चेंज आया आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो वो चेंज बता दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा U2 माइनस U1। तो वो बेसिकली डेल्टा यू, डेल्टा का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे चेंज का मतलब भी लिया जाता है। वो यहाँ पे ये कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है आगे पास ओवरऑल उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी कितनी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, जो बाद वाली इंटरनल एनर्जी थी उसमें से पहले वाली को माइनस कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो इसकी जगह डेल्टा यू आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ना टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो आप क्या करेंगे, हीट एनर्जी में से वर्क डन को माइनस कर देंगे, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको बता देगा। लाइक ये फैक्टर क्वेश्चन की लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अगर इसको साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू Q माइनस W आ जाएगा। मतलब इसको यहाँ पे रहने दे तो डेल्टा यू इधर ही रहेगा, और यहाँ पे W जो है वो प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से अगर आपको पता चल जाए कि टोटल हीट एनर्जी का कितना पार्ट वर्क करने में यूज़ हुआ है, आप उसको माइनस कर देंगे उसमें से, और बाकी जो रिमेनिंग होगा इसका मतलब है वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो कहते हैं सिंस दिस इज द सेम फॉर ऑल द प्रोसेसेस कंसर्निंग द स्टेट, कहते हैं कि गैसियस स्टेट के लिए सबके लिए सेम होती है, तो हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहा है, वो है क्या, वो कहते हैं इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस जितनी आप हीट एनर्जी किस सिस्टम में ऐड करते हैं तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, प्लस कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होता है, मतलब गैस जो एक्सपैंड हो रही होती है तो वो अपने सराउंडिंग के ऊपर कुछ वर्क कर रही होती है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
थर्मोडायनामिक्स से जितनी आप हीट एनर्जी देंगे वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होगी, एक तो हीट एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में, प्लस कुछ वर्क करने में। आगे कहते हैं जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है कि आपने जितनी एनर्जी दी वो बेसिकली दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे थे अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बेसिकली हमें बता रहा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे एमसीक्यू भी आ जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी जो हीट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है, दूसरा वर्क डन में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे इट्स दैट दी दैट वाइल एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म, तो मतलब वो ये कि वो ये बता रहा है कि एक एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब वो एक फॉर्म से किसी भी, यहाँ पे हीट एनर्जी को हमने कन्वर्ट करवाया ना इंटरनल एनर्जी में वर्क में, कहते हैं इसके अलावा कोई भी जो अदर स्टेट है वो भी कन्वर्ट हो रही हो सकती है। केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं थर्मल में, या डिफरेंट हमारे पास सिचुएशंस पॉसिबल है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो हम कहते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो आप ये सारी नीचे वाली लाइनें नहीं भी करते, सिर्फ ये पहली दो लाइनें कर लेते हैं तो ये इनफ होंगी, ठीक है। आगे कहते हैं वाइडर एप्लीकेबिलिटी, कि आप इसको कहाँ कहाँ में इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, आपके पास इसकी एप्लीकेशंस क्या है उसको देखते हैं। कहते हैं ये जो हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम मैकेनिकल सिस्टम्स में ही डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम को हीट एनर्जी दी जा रही है और वो कोई वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम बेसिकली यही करवाना चाह रहे हैं ना कि आपने किसी सिस्टम को हीट एनर्जी दी है और उसकी वजह से वर्क हो रहा है। कहते हैं मैकेनिकल का मतलब होता है बच्चे जहाँ पर कोई वर्क हो रहा हो। कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कोई भी एनर्जी की फॉर्म में हर जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी किस्म के प्रोसेस में। चाहे वो आपके पास केमिकल प्रोसेस है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आप केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन देख रहे हैं हीट एनर्जी की फॉर्म में या डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म्स में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, वहाँ पे लॉस हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, वहाँ पे इसको देखा जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शन, कहीं पे न्यूक्लियस जो है वो उसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, फिशन रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं बेसिकली ये, जिसमें बड़े न्यूक्लियर टूटते हैं छोटे में या छोटे न्यूक्लियर मिलके बड़े में कन्वर्ट होते हैं। तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब या अमिट हो सकती है। तो ये जो हम लोग हीट एनर्जी देख रहे हैं ये सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम नहीं है कि जिसमें वर्क हो, ये डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस में देखा जा सकता है जिसमें हीट एनर्जी जो भी इन्वॉल्व होती है। तो कहते हैं इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को एक आइडिया दे रही होती है कि किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी बच्चे केमिकल रिएक्शंस में ना, जब कोई रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो जो है वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, कहीं पे करंट फ्लो कर रही हो, वहाँ पे लॉस रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, मतलब लॉस होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, कई रिएक्शन एक न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियर में जब तब्दील होता है तब भी हमारे पास वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हर जगह अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पे एक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स में तब्दील हो रही है। आप कहते हैं हमारी डेली लाइफ में अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस देखें तो कहाँ कहाँ पे इसको देखी जा सकती है, तो उसी चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। इस पैसे में वो सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहा है कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने ये कहा है कि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है बच्चे जिसका बाहर के किसी एक तरह से लिंक नहीं है, मतलब बाहर से उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, तो वो एक सिस्टम ही है सिर्फ और सिर्फ, बाहर से उसका कोई लिंक नहीं है, उसको आइसोलेटेड बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे ना तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहती क्या है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है। लाइक यहाँ पे हम लोग हीट एनर्जी को कन्वर्ट करवा रहे हैं इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क में, ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता ना क्रिएट किया जा सकता है, जितनी एनर्जी पहले होती है उतनी एनर्जी बाद में होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो कहते हैं हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा ब्रॉडर एप्लीकेशंस हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले वो एग्जांपल दे रहा है बच्चे, ये बाईसाइकिल पंप के एग्जांपल दे रहा है। कहते हैं बाईसाइकिल पंप एक बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास एक पंप के स्ट्रक्चर यहाँ पे शेप दिखाई हुई है, शक्ल दिखाई हुई है।
ये देखिए यहाँ पे इस तरह का ना एक पिस्टन सा होता है, ये एक कवर सा होता है जिसको आप ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं। ये किस तरह का एक पंप सा होता है जिसमें ना हवा को अंदर बंद किया होता है, यहाँ पे इसको क्लोज किया होता है, ठीक है। इसके साथ ना यहाँ पे एक थर्मोकपल लगाया होता है, ये वायर्स होती हैं, यहाँ पे एक मिली वोल्ट मीटर लगाया होता है सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे अगर हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी पता है हमने इंटरनल एनर्जी के प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी को हमने इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के साथ लिंक करवाया था। अगर ये इसके अंदर गैस जो है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए इसके साथ कनेक्टेड होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो कितना बढ़ा है उसको डिटेक्ट किया जा सके। अब इसमें वर्किंग किस तरह से होती है बच्चे, इस पंप में हैंड पंप है, तो यहाँ पे इसके अंदर ना बच्चे एयर ट्रैप की गई होती है, बंद की होती है यहाँ पे एयर। यहाँ पिस्टन जो होता है इसको मतलब ज़ोर से नीचे दबाया जाता है, ठीक है। जब इसको नीचे ऊपर नीचे किया जाता है, जब यूजुअली नीचे इसको प्रेस किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है, हम मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं। जब वैसे ही में हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, वो जब इसको दबाते हैं तो वो मैकेनिकल वर्क जो होता है ना, ये जो इसके अंदर गैस होती है उसको मतलब मिल रहा होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है उसकी गैस की इंटरनल एनर्जी में। तो जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि उनके ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क की वजह से उसकी कन्वर्ट हो रही है उनके इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ये बेसिकली बाईसाइकिल की वर्किंग होती है। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। व्हेन वी पंप ऑन दी हैंडल रैपिडली, जब हम लोग ये जो हैंडल होता है या फिर ये वाला जो इसका पिस्टन है, जब इसको रैपिडली जल्दी के साथ मैकेनिकल वर्क करके इसको प्रेस करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं, इट बिकम हॉट ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क ऑन द गैस। तो ये जैसे जैसे हम इसको दबा रहे होते हैं, जो इसके अंदर है गैस होती है वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं जो कन्वर्ट हो रही होती है इसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, रेजिंग देयर बाय देयर इंटरनल एनर्जी। तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाती है क्योंकि आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो वो मैकेनिकल जो है वो वर्क कन्वर्ट हो रहा है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपने कोई एक सिंपल से अरेंजमेंट दिखाई हुई है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक बाईसाइकिल पंप होता है जिसकी एक ब्लॉक साइड होती है, इस ब्लॉक साइड के साथ आपने एक थर्मोकपल लगाया होता है। सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या होता है कि अगर यहाँ पे एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके मिली वोल्ट मीटर के जरिए, ठीक है। आगे हमारे पास मिली का मतलब होता है बच्चे ये वैल्यू बहुत कम में आएगी, 10⁻³ की वैल्यू रेंज में आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ये मेजर कर रहा होता है। आगे कहते हैं थर्मोकपल कनेक्टेड थ्रू दी ब्लॉक आउटलेट, वो यही बात कर रहे कि उसकी जो बाहर की तरफ ये जो बंद किया होता है उसने कवर, ब्लॉक का मतलब है यहाँ से एयर नहीं निकल सकती, तो ये कवर बंद होता है। यहाँ इसके जो आपने एक थर्मोकपल अटैच किया होता है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एयर का टेम्परेचर मोनीटर करेगा, चेक करेगा कि आइदर हमारे पास ज़्यादा तो नहीं हुआ। व्हेन द पिस्टन इज रैपिडली पुश, जब आप पिस्टन को दबाते हैं नीचे की तरफ, उसको रैपिडली का मतलब क्विकली आप उसको दबा रहे होते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं वो बेसिकली जो है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी की वजह से, जिसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। थस फोर्स डज वर्क ऑन द एयर, जैसे आप मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं वो वर्क जो होता है वो हमारे पास एयर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करवा रहा होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी चले बढ़ जाता है। इसके अलावा कहते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म भी जो है ना वो एक अच्छी एग्जाम्पल है एनर्जी कंजर्वेशन की। कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सारा दिन चलते फिरते हैं, हरकत करते हैं, दौड़ते हैं, तो हम वर्क कर रहे होते हैं और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। फिर हम क्या करते हैं, हम जैसे खाना खा रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग खाना खाते हैं। इसी तरह से अगर हमारी जैसे जैसे कोई बच्चा है वो जवान हो रहा है तो उसके नए सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, उसकी ग्रूमिंग हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो कहते हैं ये एनर्जी कहाँ से रही होती है, बेसिकली जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो खाना जो हमारे जिसम में मेटाबॉलिज्म के जरिए प्रोसेस कर रहा होता है, वहाँ से एनर्जी हमारे पास जनरेट हो रही होती है। बेसिकली हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं वर्क करने में और हमारी बॉडी की ग्रोथ में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी जो कह लें कि थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही होती है, एक तो डेली बेसिस के काम करने में, दूसरा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो अगर आपने देखना हो कि बेसिकली इंटरनल एनर्जी हमें कितनी मिली है सारा वर्क करवा के, तो आप हीट एनर्जी जितनी आपने इनटेक की होगी उसमें से वर्क डन को माइनस कर देंगे तो आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ही कह रहा है कि वर्क डन जो होता है ना हमारे पास, वो बेसिकली जिसकी वजह से हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है, हम सुबह खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, जैसे जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, फिर हमें शाम को खाने की दोबारा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस सारा चल रहा होता है। ये देखें यहाँ पे इसी चीज़ को फिगर को एक्सप्लेन कर रहा है कि जितनी हम फूड एनर्जी लेते हैं
तो वो फूड एनर्जी की वजह से हमारे पास एक तो हम चल फिर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, और दूसरा हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप हुई होती है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसके भी कुछ ना कुछ हीट एनर्जी होती है। और इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ग्रोथ हो रही होती है हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स की। तो इस तरह से हमारे पास जितनी एनर्जी हो रही होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज। ये देखिए हमारे पास कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने अपनी डेली लाइफ में देखी, तो ये आपके पास कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशंस हम इसके कल वाले लेक्चर में देख लेंगे। आज हमने सिर्फ यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट देखा है। ठीक है, स्टिल अगर हम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे हमारे पास इसमें से मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसमें आपने ये फिर इसका फर्स्ट लॉ ये जो ब्लू वाली है ये लिखना है, और साथ में ये वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि ये MCQ के ऊपर आ जाता है कि किस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स भी आ सकती हैं 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट डाउन एनी एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन डेली लाइफ। तो वो आप कोई से भी ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की भी लिख सकते हैं, और ये हैंड पंप की भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ना हमारे पास साइड बॉक्स है जो प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, तो इसको अगेन वो यही बात कर रहा है कि अगर समराइज पिक्चर के फॉर्म में बता रहा है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी जा रही होती तो हीट को हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर किसी सिस्टम से हीट बाहर निकल रही होती है तो हम हीट को नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह अगर किसी सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा होता है, मतलब उसको कंप्रेस किया जा रहा होता है, तो वर्क हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। लेकिन अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड कर रहा होता है, सिस्टम कोई वर्क कर रहा होता है, तो उस वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव। तो ये साइड बॉक्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ फिगर के जरिए समझाने की ट्राई की गई है। तो ये आज का टॉपिक था। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।